दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति के बारे में, जिनके बारे में लगभग सभी परीक्षा में बिहार के कुछ न कुछ प्रश्न बन ही जाता है। तो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमुख उनसे फैक्ट है रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे जो संबंधित प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में लगभग 60-70 जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कर रहे होंगे। तो यदि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति हैं बिहार के, जो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को देखते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें है कि इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, वो इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? बचपन के नाम था वर्धमान। चूँकि इसमें महावीर स्वामी के बारे में पूरा बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं दिया है। महावीर स्वामी के बारे में यदि बहुत ज़्यादा फैक्ट पढ़ना होगा तो हमारे ही इस मतलब चैनल पे इन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल्स फैक्ट डाला गया है। तो यदि आप उसको पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पे आप लोग जाके महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में वहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इनका जो बचपन का नाम था महावीर स्वामी का, वो क्या था? वर्धमान था। और जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। जबकि हम जानते हैं कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभदेव और 23वें कौन थे? 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो है वो महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको क्या है कि 12 साल के उम्र में 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको महावीर स्वामी को जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्ति होती है। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान को ही बोला जाता है कैवल्य। और महावीर स्वामी को निग्रंथ या जीन भी बोला गया है। कह रहा है इनका जो मृत्यु है, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो क्या है? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, जो नालंदा में पड़ता है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये उस समय 72 वर्ष की आयु में थे। तो ये महावीर स्वामी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला जो है वो गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम देखते हैं। तो इनके बारे में जो फैक्ट है, सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? नेपाल में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी में। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया। चूँकि महामाया का कुछ ही समय बाद क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, लगभग 7 दिन के बाद। और उसके बाद इनकी जो पालन पोषण करती हैं वह इनकी मौसमी कौन? गौतमी प्रजापति करती हैं। क्या? इनकी जो पालन पोषण करती हैं वह इनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती हैं। इन्होंने बोध गया, इनको जो है बोध गया के निरंजना नदी, जिनको फल्गु नदी बोलते हैं हम आज, बोध गया के निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष है, पीपल के नीचे 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। यदि पूछा जाए कि इनको मतलब अपना पहला जो उपदेश दिए थे उसे क्या बोलते हैं, तो इनके पहले उपदेश को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और जो इनकी मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और ये अपना जो सबसे पहला जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो ये सबसे पहला अपना जो उपदेश दिए तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और इनका जो अंतिम में जो महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है वो कहाँ होता है? कुशीनगर में। कहाँ होता है? कुशीनगर में। कुशीनगर या कुशीनारा, कई केवल लिख देता है इसको। तो कुशीनगर या कुशीनारा में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और यदि ये पूछे कि ये सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में देते हैं। क्योंकि जो वर्षा ऋतु होता है, जो वर्षा काल होता है, वह सबसे ज़्यादा वह श्रावस्ती में ही बिताते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए रहते हैं वो कहाँ दिए रहते हैं? श्रावस्ती में। एक क्वेश्चन और बनता है इनके ऊपर कि ये जो अपना अंतिम उपदेश दे रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्षणभंगुरवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षणभंगुरवाद। अगला जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में पढ़ना है वो आर्यभट्ट हैं। कौन है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट एक महान व्यक्ति थे
जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग यही सुनते हैं कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, शून्य की खोज और दशमलव की खोज किए थे। कौन? आर्यभट्ट ने शून्य या दशमलव का खोज किया था, किए थे। और इनके वजह से ही आज हम जो भी प्रयोग या जो भी साइंटिफिक चीज़ें करते हैं वो आर्यभट्ट के वजह से ही आज संभव है, क्योंकि लगभग हर सारे किसी भी चीज़ों में जो दशमलव का प्रयोग है वो बहुत बृहद स्तर पे होता है। तो आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो 476 से 476 में हुआ था, और इनका जो मृत्यु है वो 550 ईस्वी में हो गया था। और यह इनका मतलब ये क्या थे, ये महान ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ थे। क्या थे? महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। ज्योतिषविद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने ज्योतिष विद्या से बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्या करती है? जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो ये आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था अपना अनुमान लगाकर कि जो पृथ्वी है अपने धुरी पर घूमते रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। साथ ही आर्यभट्ट ने शून्य की भी आविष्कार किया था। और इन्होंने सबसे पहले पाई का जो वैल्यू है, पाई के सटीक मान को मतलब बताया था। कह रहा है इन्हें बीज गणित का प्रारंभिक मतलब आधार, इन्होंने बीज गणित का प्रारंभिक आधारशिला भी रखा था। और इनका जो जन्म है वह कहाँ होता है? पाटलिपुत्र, जो जिसको मतलब प्राचीन समय में हम लोग कुसुमपुर बोलते हैं। तो इनका जन्म क्या होता है? पाटलिपुत्र में होता है। अगले जो है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ होता है? पटना में ही हुआ रहता है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के पटना साहिब में 22 दिसंबर 1962 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर 1662 ईस्वी में। इनके जन्म का तिथि पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1662 ईस्वी में। कहाँ होता है? बिहार के पटना साहिब में। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्या थे? जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ का शुरुआत किया था। खालसा पंथ और पाहुल प्रथा, ये दो चीज़ों की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ और पाहुल प्रथा। कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिंह संप्रदाय के लिए 5 ककार दिए थे। जिसमें क्या था? ककार मतलब जिसमें मतलब वो बहुत जरूरी है सिख संप्रदाय के लिए। सबसे पहले क्या है? केस, कंघा, काड़ा, कृपाण और कच्छा। ये देखते होंगे आप लोग सिख संप्रदाय में जो रहते हैं लोग, वो अपने मतलब केस को बांधे हुए रखते रहते हैं लोग। कंघा, कड़ा, कड़ा भी देखते होंगे उनके हाथों में रहता है, कृपाण रहता है, और ये हाफ कच्छे में रहते हैं लोग। ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने 5 का आकार दिया था। कह रहा है इन्होंने सिख समाज को मुगलों से संघर्ष करने के लिए तैयार किया था और पाहुल प्रथा का प्रचलन किया था। किसका किया था? पाहुल प्रथा का प्रचलन किया था। और अंत में गुरु गोविंद सिंह का 7 अक्टूबर 1708 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये गुरु गोविंद सिंह से कुछ संबंधित फैक्ट था। अब अगले लोग का देखते हैं, जिसमें बहुत ही फेमस जो है जयप्रकाश नारायण, जो एक बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारी होते हैं बिहार के। तो इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण का जो जन्म होता है वो बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे? इनका भी जन्म से पूछ सकता है कि 11 अक्टूबर 1902 को क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है बिहार के सारण जिले में। कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। किसका? कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना। किसका स्थापना? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। कह रहा है इन कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के कारण ही मतलब इनका जो पहचान होता है वह राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी दल का जो स्थापना था वो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके लिए है वह है कि जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो 1942 में। कब होता है? 1942 में। तो 1942 में हजारीबाग सेंट्रल में इनको बंद करके रखा जाता है। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा होता है तो उस समय क्या करते हैं? हजारी सेंट्रल बाग जेल से मतलब भाग जाते हैं और नेपाल में जाकर ये आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। क्या करते हैं? जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। और वहाँ से वह हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर नेपाल में जाकर यह क्या करते हैं? आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। इनके बारे में एक फैक्ट और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 1975 में आपातकाल का घोषणा के बाद 1975 में क्या लगा था? भारत में आपातकाल लगा था ना उस समय। किसके मतलब कौन थे? तो इंदिरा गांधी के ऊपर मतलब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था।
तो कह रहा है कि 1975 में जो जयप्रकाश नारायण थे वह तत्कालिक सरकार के विरुद्ध, मतलब किसके विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्या किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान। तो ये आ सकता है फैक्ट फैक्ट कि किसने, बिहार के किस एक क्रांतिकारी ने 1975 में आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कह रहा है संपूर्ण क्रांति की सफलता ने जयप्रकाश नारायण को जन जन में लोकप्रिय बना दिया, और जयप्रकाश नारायण को देश में लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इनका एक उपनाम और है जयप्रकाश नारायण का, लोकनायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। किस रूप में भी? लोकनायक इनका उपनाम है, लोकनायक के रूप में भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनको 1665 ईस्वी में, किस सन में? 1665 ईस्वी में समाज सेवा के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण को एशियाई महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला जो मैग्सेसे पुरस्कार होता है उसको 1665 में जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि 1665 में मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण का मृत्यु जो होता है वह 8 अक्टूबर 1779 को हृदय गति की, मतलब हृदय की, मतलब हार्ट अटैक का जो बीमारी होता है उसके कारण इनका मतलब मृत्यु हो जाता है। और इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो भारत रत्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण के मतलब परिप्रेक्ष्य में कि 1999 में किस नेता को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अब अगले जो है नेता वो राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल के संबंध में हम एक बहुत फेमस आंदोलन देखते हैं। कब? चंपारण का जो आंदोलन हुआ था। इसमें क्या करते हैं जो मतलब ये राजकुमार शुक्ल होते हैं, वो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह जो होता है, चंपारण सत्याग्रह के लिए ये महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं और उनको लेके आते हैं। और चंपारण सत्याग्रह से क्या करते हैं, जो चंपारण में जो प्रथाएं चल रही थी उससे किसानों को मतलब मुक्त करवाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 23 अगस्त 1875 ईस्वी को राजकुमार शुक्ल का जो जन्म है वो बिहार के चंपारण जिले में मुरली बरहावा गांव में हुआ था। और 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए और वहाँ के किसानों के साथ मिलकर चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम जो मतलब आंदोलन किया था। कह रहा नील की खेती से जुड़ी 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में क्या करना होता था? किसानों को नील बोना होता था। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में क्या करना होता था? किसानों को नील बोना होता था। क्योंकि ये नील जो होता था इसकी खेती करना बड़ा नुकसानदायक होता था, क्योंकि ये नील की खेती जहाँ भी होती थी वहाँ का जो मिट्टी होता था क्या होता था? बंजर हो जाता था। और एक कारण और था कि उस समय मतलब जब ये आंदोलन चलाया गया था तो उस समय जर्मनी में क्या होता है कि रासायनिक मतलब नील बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत में नील का जो कीमत होता है वो घट जाता है। इसके कारण जो किसान होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और चूंकि ये किसानों और अंग्रेज में डील हुआ रहता है कि कि ये नील बोएंगे और वो खरीदेंगे, तो इसलिए अंग्रेज ये थोप देते हैं किसानों पर कि यदि वो इस डील को, इस कॉन्ट्रैक्ट को यदि वो तोड़ते हैं तो उनको भारी मतलब लगान देना पड़ेगा अंग्रेजों को। इसलिए राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और गांधी जी यहाँ पे आके अपना पहला आंदोलन चंपारण के सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और किसानों को इससे मुक्त करवाते हैं। अगले अगले जो मतलब अगली जो औरत है वो प्रभावती देवी है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी होती हैं। जो प्रभावती देवी है वो कौन है? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, जो पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की है। क्या? पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने किया? तो प्रभावती देवी, जो कौन है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। कह रहे हैं कि प्रभावती देवी का जो जन्म है 1906 में बिहार के सिवान जिले में हुआ है। कहाँ पे? तो बिहार के सिवान जिला में प्रभावती देवी का जन्म हुआ था और इन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। किसकी? महिला चरखा समिति। तो इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस इतना ही है कि महिला चरखा समिति का स्थापना कहाँ और किसने किया था? तो महिला चरखा समिति का स्थापना प्रभावती देवी द्वारा पटना में किया गया था। अगले जो है वो निवारण चंद्र दास गुप्ता हैं। इनके बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे इन्होंने कौन से मतलब पत्रिका का स्थापना किया था? तो यह मुक्ति नामक पत्रिका का, जो साप्ताहिक पत्रिका था, उसका संस्थापक थे और संपादक भी थे। कह रहा है कि उन्होंने अतुल चंद्र घोष के साथ मिलकर शिल्पाश्रम शिल्पाश्रम की स्थापना की थी। तो जो निवारण चंद्र दास गुप्ता हैं उनके बारे में 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह किस साप्ताहिक पत्रिका का संस्थापक थे?
तो मुक्ति साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक थे और यह अतुल चंद्र घोष के साथ मिलकर शिल्पाश्रम की स्थापना करते हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा जानना चाहें तो आप ये जान सकते हैं कि ये पेशे से स्कूल के हेडमास्टर थे। बस इतना ही इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। आप दो चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने किसका स्थापना किया था, तो मुक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का और शिल्पाश्रम का स्थापना किया था। अब आते हैं बहुत ही मतलब एक तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में पढ़ने के लिए, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म होता है वो बिहार के सारण जिले में जीरादेई नामक गांव में होता है। इसमें दूसरा फैक्ट है इनके बारे में कि जो इनको क्या है, देश रत्न भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल हुआ था और इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता था। अभी हम लोग पढ़े थे लोकनायक। क्या पढ़े थे? लोकनायक। तो लोकनायक किसको जाना जाता है? लोकनायक किसका उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण का। उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है। और 1906 में इनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो आधुनिक इतिहास, बिहार के आधुनिक इतिहास में पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा कि बिहार में बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, ये पूछा जाएगा इनके बारे में कि बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किए रहते हैं। और 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर राजेंद्र प्रसाद देश और देश की सेवा के रूप में यह उन्मुख होते हैं। और 1934 में ये कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इनका जो सबसे मेन फैक्ट है ये है कि ये प्रथम भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनको देश रत्न कहा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में कि 1906 में ये बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना करते हैं। 1906 में क्या करते हैं? बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? और अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को हुआ था और ये भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और इनको अस्थायी अध्यक्ष भी बोला जा सकता है, जबकि अभी पर जो सभा का गठन नहीं हुआ था, संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय क्या थे? भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो इसके पश्चात जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये चुने जाते हैं। तो संविधान सभा का जब गठन नहीं हुआ रहता है तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं वो क्या बना दिए जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कह रहा 1910 के चुनाव में 4 महाराजों को परास्त करके वे केंद्रीय विधानसभा परिषद के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने जाते हैं। कह रहा वो प्रथम भारतीय एक प्रांत का राज्यपाल, वह ऐसे प्रथम भारतीय थे जो एक प्रांत का राज्यपाल भी थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी थे, ये दोनों थे, और वे प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। तो ये इफेक्ट बन सकता है कि ऐसे प्रथम कौन व्यक्ति थे जो एक प्रांत के राज्यपाल होने के साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी थे और कीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। इनके बारे में अगला देखा जाए तो ये बिहार को पृथक राज्य बनाने की जो मांग किए थे वो सबसे पहले कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले बिहार को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये डॉक्टर सिन्हा को बिहार की पत्रकारिता की शुरुआत करने का भी श्रेय दिया जाता है। यदि ये आ जाए कि बिहार में सर्वप्रथम किस नेता ने या किस क्रांतिकारी ने पत्रकारिता का शुरुआत किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में से रिलेटेड है। क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 22 फरवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक किसान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कह रहा है भूमिहर ब्राह्मणों से जुड़े जाने के कारण इनकी आरंभिक जो राजनीतिक गतिविधियां अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित था। इनके बारे में जो मेन जो है फैक्ट है, कह रहा है कि उन्होंने पटना के निकट श्री सीताराम दास जी द्वारा प्रदत्त भूमि में श्री सीताराम आश्रम बनाकर अस्थायी निवास किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि श्री सीताराम आश्रम किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? किसने बनाया था?
तो ये सहजानंद ने बनाया था। किसने बनाया था? सहजानंद ने बनाया था। और कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। तो सबसे मेन फैक्ट जो इनके बारे में वो है कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। और जो सीता राम आश्रम की स्थापना की थी वो भी किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया था। और इसके साथ साथ ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। तो इनके बारे में दो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि श्री सीताराम आश्रम किसने बनवाया था? तो सहजानंद सरस्वती ने बनवाया था। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद ने किया था। हुंकार नामक एक मतलब पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सहजानंद ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक और बिहार किसान सभा का संस्थापक, इन दोनों का संस्थापक जो थे वो सहजानंद सरस्वती थे। अब आते हैं ऐसे आदमी के बारे में पढ़ने के लिए जो बिहार के सर्वप्रथम ये हमारे मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में। तो श्री कृष्ण सिंह का जो जन्म होता है वो 21 अक्टूबर 1887 को बिहार राज्य के नवादा जिले में होता है। कह रहा है कि बिहार के विकास में श्री कृष्ण जी का जो है अतुलनीय और अविस्मरणीय योगदान है। श्री कृष्ण जी को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को जाना जाता है और उन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अभी हम लोग दो तीन चीज़ देख चुके हैं। एक देख चुके हैं लोकनायक। तो लोकनायक किसको देखें? तो लोकनायक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। देश रत्न कौन है? तो देश रत्न किसको जब बोला जाता है तो राजेंद्र प्रसाद को। और बिहार केसरी अब कौन है जो बिहार केसरी हैं? बिहार केसरी किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी थे। कह रहा है इन्होंने बिहार में नमक सत्याग्रह की अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो यदि कोई पूछे, यदि पूछता है पेपर में कि बिहार में जो नमक आंदोलन की शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिहार से नमक आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। अगला पढ़ते हैं श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में। तो कह रहा है इनका जो जन्म है 1887 में हुआ था, 18 जून 1887 में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो औरंगाबाद जिले में हुआ था। और इनको किस नाम से जाना जाता था? बिहार विभूति के नाम से। जो अनुग्रह नारायण सिन्हा है इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। जबकि अभी हम जस्ट पढ़े हैं बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण जी को कहा जाता है बिहार केसरी। और बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। जबकि देश रत्न किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में हम ये जान लें कि इनका जो जन्म हुआ था वो औरंगाबाद जिले में हुआ था। इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, जब श्री कृष्ण सिंह का सरकार था तो उसमें ये वित्त श्रम और कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था। वित्त श्रम और कृषि मंत्रालय दिया गया था। और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी एवं राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में इतना ही फैक्ट है। सबसे पहला कि यह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है कि यह पहले मुख्यमंत्री जो बने थे श्री कृष्ण सिंह, इनके मतलब रहते हुए वित्त श्रम और कृषि मंत्रालय संभालते थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। और ये चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए थे। अगला है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में होता है। और कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये अपना मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और इसके कारण इनको 2 साल की सजा भी हो गई थी। कह रहा है वे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। कौन थे? जो कर्पूरी ठाकुर थे वो बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिलवाए थे। तो यदि पूछा जाए कि बिहार में पिछड़ी जातियों को 27% जो आरक्षण दिलवाया था वो कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। ये कह रहा है कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिलवाया था। मतलब ये उप मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। अब आते हैं अगले बाबू जगजीवन राम। कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम जो थे वो भारत के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री थे। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि
उप मुख्यमंत्री जो दलित बिहार के भारत के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो जगजीवन राम बने थे। कौन? बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम उप दलित उप मुख्यमंत्री बने थे। कह रहा है कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री के रूप में पद दिया गया था। मतलब इनको क्या किया गया था? लोकसभा में बाबू जगजीवन जो राम थे वो श्रम मंत्री थे। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बाबू जगजीवन राम जेल भी गए थे। तो इनके बारे में बस इतना ही फैक्ट है। अब आते हैं बाबू कुंवर सिंह, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे, मतलब जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखे थे। कह रहा है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे और इनका जन्म 23 अप्रैल 1717 को बिहार के राज्य भोजपुर के ज़िले में होता है। कह रहा है कि 23 अप्रैल 1958 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह ने कंपनी के सैनिक को जगदीशपुर के पास खदेड़कर, मतलब अंग्रेज, मतलब जो किले, मतलब यह क्या है, क्या अंग्रेज को यूनियन, मतलब यूनियन जैक झंडा जो था उसको उतार फेंका था। चूँकि ये थोड़ा सा कट गया है, इसको आप लोग बस सुन लीजिए। क्या है कि 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई में जो कुंवर सिंह थे वो क्या क्या था कि अंग्रेज़ों ने अपना जो यूनियन जैक का झंडा लगाया था उसको कुंवर सिंह ने उतार कर फेंक दिया था। क्या लड़ाई में बुरी तरह से घायल होने के बाद कुंवर सिंह का जो मृत्यु है वह 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। इनके भाई थे अमर सिंह, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कुंवर सिंह के वीर गति प्राप्त होने के पश्चात उनके जो भाई थे अमर सिंह ने जो आंदोलन किया, मतलब जो आंदोलन कर रहे थे कुंवर सिंह, उसकी कमान संभालते हैं उनके भाई अमर सिंह। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध अमर सिंह को छापा मार युद्ध लड़ाई में के लिए मतलब जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि छापा मार युद्ध लड़ाई के लिए किसको जाना जाता है, तो ये कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को के लिए, मतलब अमर सिंह को जाना जाता है इसके लड़ाई के लिए। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इसके प्रमुख जो थे वो हरिकिशन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो जगदीश सिंह थी, अमर सिंह ने किया था। और इसके जो प्रमुख थे वो हरिकिशन सिंह थे। कौन थे? हरिकिशन सिंह। और इनकी भी एक मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है 1858 में। अगले जो आदमी है वो पीर अली है। ये पीर अली कौन थे? तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे पटना में, और 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि इनसे पीर अली से पूछा जाता है कि मतलब इनके साथी के बारे में, तो इन्होंने बोला था एक कथन कि तुम अगर अपने नेताओं और साथियों का नाम बता दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन पीर अली का जवाब बहुत ही मतलब बेहतरीन था। इन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब जान बचाना ज़रूरी होता है, पर ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब जान देना ज़रूरी हो जाता है। और यह वक्त क्या है? जान देने की है। मतलब ये देश के लिए अपना मतलब जान दे देते हैं। इनको फांसी हो जाती है 7 जुलाई 1857 को। पीर अली को क्या कर दिया जाता है? बीच सड़क पर ही फांसी दे दिया जाता है। अगले हैं जो वो खान बहादुर खुदाबख्श खां हैं। इनके बारे में पढ़ा जाता है, तो बस इनके बारे में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। कौन? खान बहादुर खुदाबख्श। और भारत सरकार ने इनके लाइब्रेरी को जो खुदाबख्श लाइब्रेरी था उसको 1969 में राष्ट्रीय महत्व संस्था घोषित कर देता है। जो गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट होती है, वह खुदाबख्श लाइब्रेरी को 1969 में राष्ट्रीय महत्व संस्था घोषित कर देती है। अगले हैं अली इमाम। इमाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि अली इमाम को 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन? कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अली इमाम को 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 1910 में क्या होता है कि ब्रिटिश द्वारा अली इमाम को सर की उपाधि दी जाती है। तो इनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1912 में, सबसे पहले तो 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम जो बिहारी जज के रूप में नियुक्त होते हैं वो कौन होते हैं? अली इमाम। 1910 में इनको सर की उपाधि दी जाती है और 1917 में पटना हाई कोर्ट में अली इमाम को पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया जाता है। तो सबसे पहले इनको क्या कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम जज नियुक्त किया जाता है, प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर 1910 में इनको ब्रिटिश द्वारा सर की उपाधि दी जाती है
और अंतिम में 1917 में हाई कोर्ट में अली इमाम को पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया जाता है। तो ये तीनों इनके लिए मतलब तीनों बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला जो है के बी सहाय है। कौन है? के बी सहाय। तो के बी सहाय के बारे में भी कुछ ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने आईसीएस का परीक्षा जो था मतलब आईसीएस का जो पद था वो ठुकरा दिया था। और ये बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा है कि कृष्ण वल्लभ सहाय, के बी सहाय जिसको बोला जाता है, कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार में भूमि सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। भूमि सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? के बी सहाय को। और 1947 में विधानसभा में जमींदारी प्रथा उन्मूलन का भी श्रेय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय को जाता है। तो एक तरह से भूमि सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है बिहार में? तो के बी सहाय को। और 1947 में विधानसभा में जमींदारी प्रथा उन्मूलन का भी जो श्रेय था वो के बी सहाय को जाता है। अगले जो हैं दशरथ मांझी, इनके बारे में तो आप लोग सब सुने ही होंगे। दशरथ मांझी को क्या बोला जाता है? माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 22 वर्ष के लंबे प्रयास से ये जो 55 किलोमीटर का जो सड़क होता है उसे काट कर पहाड़ों को काट कर 15 किलोमीटर कर देते हैं। 55 किलोमीटर सड़क को क्या पहले क्या होता था कि आदमी मुड़कर उस पहाड़ को मोड़कर मतलब पहाड़ से मुड़कर 55 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। लेकिन जो दशरथ मांझी होते हैं उसको काट कर उसी रास्ते को 15 मीटर मतलब 15 किलोमीटर कर देते हैं। कह रहा है कि और इसी के कारण 2015 में इनके ऊपर एक क्या बनता है? एक फिल्म बनता है जिसे माझी माउंटेन मतलब इस फिल्म का नाम क्या होता है? द माझी द माउंटेन मैन। और इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो केतन मेहता होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 2015 में केतन मेहता के द्वारा कौन सी फिल्म बनाई गई थी? तो माझी द माउंटेन मैन बनाई गई थी। या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि माझी द माउंटेन मैन का जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन थे? तो केतन मेहता थे। कह रहा भोला पासवान शास्त्री जो है ये बिहार के पहले दलित उप मुख्यमंत्री थे। जबकि भारत के पहले दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। जबकि यदि ये पूछा जाए कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। कह रहा है कि राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भोला पासवान शास्त्री ने किया था। किस नामक किस हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का? तो राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन जो किया जाता है वो भोला पासवान शास्त्री के द्वारा किया जाता है। कह रहा भोला पासवान शास्त्री 3 बार अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री को राजनीतिक के संत के रूप में भी इनको मतलब बोला जाता है। तो यदि ये बोला जाए कि राजनीति के संत कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री। और ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे। और पहले दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। कह रहा कि बीपी मंडल के बारे में पढ़ लिया जाए तो बीपी मंडल क्या थे? अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई द्वारा गठित 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। तो इनसे उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगले जो हैं शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा के बारे में 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार कोकिला मतलब किसको बोला जाता है? तो शारदा सिन्हा को। या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि शारदा सिन्हा को क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है। और शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में शारदा सिन्हा को क्या किया जाता है? 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। और शारदा सिन्हा को क्या बोला जाता है? बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगली है महासुंदरी देवी। कौन है? महासुंदरी देवी। तो इनके बारे में उतना मतलब जो मेन है इनका जो मिथिला पेंटिंग है उसके बारे में मतलब इनका फैक्ट है। इनका जो जन्म होता है 1922 में मधुबनी में हो जाता है। और अगला जो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने मिथिला हस्त शिल्प कलाकार औद्योगिक सहयोग समिति का क्या किया था? गठन किया था। किसका? मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिक सहयोग समिति का गठन किया था। और इनको इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। और बिहार सरकार द्वारा कला विभूति सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा गुरु सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अगले हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन का जन्म होता है 1911 में मधुबनी जिला में। और नागार्जुन क्या थे? एक महान साहित्यकार थे। इनकी कविताओं में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के विद्रोह की झलक मिलती है। और इनकी रचनाएं लगभग मैथिली भाषा में देखने को मिलती है। नागार्जुन द्वारा जो रचित मैथिली पत्रहीन नग्न गाछ कविताओं का संग्रह है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो नागार्जुन को किया गया। और इनका एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैथिली में रचना था पत्रहीन नग्न गाछ। कौन था? पत्रहीन नग्न गाछ किसका था? नागा अर्जुन का था। और इनका और भी प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, हजार बाहों वाली। अच्छा, इनको याद करने के लिए जैसे हमारे टीचर इनको याद कैसे कराते थे, तो इन्हें याद कराने के लिए मतलब एक तरह से यदि देखा जाए तो जो नागार्जुन का कृति थी, रचनाएं थी, वो लगभग एक तरह से रोमांटिक मूवी के टाइटल की तरह से थे। रोमांटिक या इमोशनल। जैसे देखिए युगधारा या प्यासी पथराई आंखें, मतलब एक तरह से इमोशनल टाइप का है। कह रहा है कि सतरंगी पंखों वाली, एक तरह से रोमांटिक मूवी की टाइटल की तरह से इनका नाम है। कह रहा है कि तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, कह रहा है कि हजारों बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भंसांकुर। भंसांकुर जो है इनका महाखंड जो है खंड काव्य है। किसका है? नागार्जुन का भंसांकुर जो है खंड काव्य है। कह रहा है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, कुंभापाक, उग्रतारा, ये सब क्या है? और इनकी एक और महत्वपूर्ण जो रचना है वह विश्व बंधु है। क्या है? विश्व बंधु। इसका संपादन कौन किया था? नागार्जुन ने। पूछा जाएगा क्वेश्चन, विश्व बंधु का संपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1921 में अररिया जिले में हुआ था। और इनका भी सबसे जो प्रमुख जो रचना है वो मैला आंचल है, जो 1954 में रचना किए थे, मैला आंचल, जिसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जाता है। और इनका जो और प्रमुख जो कृति है उसमें मैला आंचल, एक आदिम रात्रि की महक, और जुलूस दोपहर की धूप। एक क्वेश्चन और बनता है इनके बारे में कि इनकी जो कृतियाँ थी, मतलब किस कवि का जो कृति थी, रचनाएं थी, वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचनाएं थी वह जो मतलब रचनाएं थी वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई थी। बिहारी भिखारी ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1887 में सारण जिले में हुआ था। और इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे? भिखारी ठाकुर को क्या बोला जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। और इनकी जो मतलब प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उसमें एक तरह से इनका देखिएगा ना, तो इनका जो रचना है ना वो एक तरह से थोड़ा सा भोजपुरी साउंड भी करेगा। जैसे क्या है, बेटी बेचवा, विदेसिया। विदेसिया क्या है? एक मतलब नृत्य भी है। राधे श्याम, बहार, पुत्र वधू, भाई विरोध, गंगा स्नान, विधवा विलाप, फिर क्या है, गोबर, ठीक है, गबर एक है, और नंद भौजाई, कलयुग प्रेम है। कह रहा है बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में मतलब इनके उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। मतलब इनके नाम से क्या करती है गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। अगले जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो बहुत ही फेमस कवि हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो 1908 में बेगूसराय के ज़िले में होता है। और इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनके अधिकांश कविताएं जो हैं वो राष्ट्र प्रेम को दर्शाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के क्या थे, विभागाध्यक्ष थे। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं वो कौन है? उर्वशी, जो बहुत बार पूछा जाता है। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, इंदुगीत, ये सब क्या है? इनकी बहुत ही फेमस क्या है? रचना है। कह रहा है कि इनका जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं ये भी बहुत ही फेमस है। नील कुसुम, समाधैनी, सोपी, शंख, परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे की, ऐसे कुछ है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। मेन जो है इनका पूछा जाता है जो रचना है वह उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, रेणुका है। और संस्कृत के 4 अध्याय तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। अगले जो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और रामवृक्ष बेनीपुर को क्या बोला जाता था? कलम का सिपाही बोला जाता था। इनका जो रामधारी सिंह दिनकर का जो है एक प्रमुख रचना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे के हरिनाम। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे को हरिनाम। तो अगले जो है रामवृक्ष बेनीपुरी, इनको कलम की सिपाही बोला, मतलब कलम का सिपाही बोला जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं
मतलब ये अपने 8 वर्ष जेल में थे वहीं पे अपनी प्रसिद्ध रचनाओं को भी लिखते जाते थे। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी प्रसिद्ध रचनाओं के कारण इन्हें 8 वर्ष जेल में भी बिताने पड़े थे। अगले अगले जो है, कह रहा है इनका जो प्रसिद्ध नाटक है राम वृक्ष बेनीपुरी का, वो अम्बपाली है। क्या है? अम्बपाली है। और राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में इसकी रचना की थी। अम्बपाली का जो रचना किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में। अच्छा, वो कौन नेता थे जो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे और नेपाल में जाके आज़ाद दस्ता का स्थापना करते हैं? तो कौन थे वो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण। कह रहा है इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं थे उसमें है कैदी की पत्नी, माटी की मूरत, सीता सीता की माँ, लाल तारा, चिंता के फूल, संघमित्रा। चिंता के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आता भी है। कह रहा है शकुंतला, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता इत्यादि इसके इनके जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं। अगला जो है वो विद्यापति है। कह रहा है कि विद्यापति का जो जन्म है 1380 के आसपास मधुबनी जिले में होता है और इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। किसके? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। कह रहा है कि श्रृंगार एवं शास्त्र की महाकवि विद्यापति के अनेक राजाओं के दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया और मैथिली को अपने उत्कर्ष पे पहुंचाया। विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं है उसमें है मणिमंजरा। क्या है? मणिमंजरा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये आता भी है विद्यापति के, ये रचनाएं हैं। गोरक्ष विजय, मणिमंजरी और पदावली ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला जो है वो कौन है? विदेश्वर पाठक। तो विदेश्वर पाठक का जो जन्म होता है वो बिहार के रामपुर जिले में हुआ रहता है। विदेश्वर पाठक जो है 1917 में, ये महत्वपूर्ण है कि सुलभ इंटरनेशनल नामक संस्था की स्थापना करते हैं। विदेश्वर जो है वो क्या करते हैं? सुलभ इंटरनेशनल नामक संस्था का स्थापना करते हैं 1970 में। सुलभ इंटरनेशनल का कार्य मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना था। कह रहा है कि इस सामाजिक कार्यों के लिए विदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद जो है जो प्रमुख व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खां, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वह 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर जिला में होता है और मशहूर संगीतज्ञ एवं महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम जो था वो कमरुद्दीन खां था। इन्होंने क्या किया था कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई बजाया था। किसने? बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 को जो लाल किला में आयोजित समारोह चल रहा था उसमें बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन का काम किया था। बिस्मिल्लाह खां को 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्म श्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यदि क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। जबकि ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस एक है मतलब शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां को। अगला श्री राम विलास पासवान है और ये अंतिम है। ये इनका जो मृत्यु होता है अभी हाल ही में हुआ रहता है, 2021 में अभी इनका मृत्यु होता है और इनको मृत्यु के बाद इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो खगड़िया जिले में हुआ रहता है 1946 में और रामविलास पासवान 2 दशक तक केंद्र सरकार में मंत्री और 8 बार लोकसभा के सदस्य रहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि रामविलास पासवान जो है वो लोकसभा में कितनी बार सदस्य रहे हैं? तो 8 बार। इन्होंने आपातकाल के दौरान 1975 में जो आपातकाल लगा था उस आपातकाल के दौरान इन्होंने लगभग अपना समय जेल में गुजारा था और उसके बाद आपातकाल के बाद ये जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल के जो मेन थे, कौन थे लीडर जो थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो ये होता है हमारे बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट था उसके बारे में। अगला इसका जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे महत्वपूर्ण जो MCQ प्रश्न है उसको देखेंगे। तो यदि प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।